लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं देश दुनिया के बड़े अखबारों और मीडिया मंचों से सबसे अहम खबरें, विचार और विश्लेषण साफ, सरल और सीधी भाषा में। तो आइए शुरुआत करते हैं उस रिपोर्ट से जो हमें युद्ध से नहीं, इंसानियत और आत्मसम्मान से जुड़ी एक बेहद जरूरी कहानी बताती है। एक ऐसी रिपोर्ट जो गजा में हो रही बमबारी और भूख से ज्यादा इंसान की गरिमा की कहानी कहती है। ये लेख लिखा है गजा की पत्रकार ईमान हिलिस ने, जो खुद उत्तर गजा में है, जहां न रोटी है, न दवा, न सुरक्षित ठिकाना। उनके परिवार और साथ रह रहे 4 और परिवार अब तक कई हफ्तों से सिर्फ पानी, नमक और लाल मसूर की दाल पर जिंदा हैं। लेकिन फिर भी उनका कहना है, हम भूखे रह लेंगे लेकिन जिल्लत वाली मदद नहीं लेंगे। लेख गजा के उस हालात की तस्वीर सामने लाता है जिसे दुनिया अक्सर आंकड़ों में देखती है। लेख बताता है कि कैसे अमेरिका और इजराइल की साझेदारी में शुरू हुआ GHF गजा ह्यूमैनिटेशन फूड नाम का राहत मिशन असल में मदद कम और राजनीति ज्यादा बन चुका है। लेख कहता है जिस राहत की बात हो रही है वो ऐसे जोन में दी जा रही है जहां पहुंचने पर जान का खतरा है। कई बार तो राहत लेने आई भीड़ पर गोलियां चली हैं, आंसू गैस छोड़ी गई है और दर्जनों लोगों की मौत हुई है। राहत शिविरों में माफिया जैसा माहौल है जो बंदूक लेकर दूसरों से खाना छीन लेता है। इस प्रोजेक्ट को चलाने वाली कंपनियों का अतीत भी संदिग्ध है। कई पर इराक में नरसंहारों से जुड़े होने के आरोप हैं। लेखिका मदद क्यों ठुकराती है? क्योंकि उनके लिए मदद का मतलब सिर्फ खाना नहीं है, आत्मसम्मान भी है। वो लिखती हैं, ये कोई राहत नहीं बल्कि एक ऐसी प्रक्रिया है जो इंसान को अपमानित करके जिंदा रहने को मजबूर करती है। वो सवाल उठाती हैं, अगर कोई हमें रोटी दे लेकिन उसे हथियारों के साए में डर और लाचारी के साथ थमाए, तो क्या वो रोटी रोटी कहलाएगी? जब दुनिया गजा को सिर्फ युद्ध का मैदान समझकर रिपोर्ट कर रही है, तब ये लेख वहां के लोगों की आत्मा, संघर्ष और स्वाभिमान की बात करता है। ये बताता है गजा के लोग सिर्फ जिंदा नहीं रहना चाहते, सम्मान के साथ जीना चाहते हैं। अब बात स्पेन की राजनीति में फिर उभरे एक नए भ्रष्टाचार की और उस सवाल की जो हर बार पूछा जाता है, क्या गड़बड़ी सिर्फ कुछ लोगों की है या पूरी व्यवस्था ही सड़ चुकी है? द गार्जियन में वरिष्ठ पत्रकार मारिया रामिरेज का लेख बताता है कि कैसे प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज की पार्टी, जो कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाकर सत्ता में आई थी, अब खुद उसी दलदल में फंसी दिख रही है। प्रधानमंत्री के 2 करीबी, एक पूर्व मंत्री और एक पार्टी रणनीतिकार, दोनों पर रिश्वतखोरी, ठेकेबाजी और सेक्सिस्ट भाषा जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। लेख ये भी दर्शाता है कि स्पेन की राजनीति में कोई नई कहानी नहीं है। एक सरकार आती है, दूसरी जाती है। नई राजनीति और जवाबदेही जैसे नारे गूंजते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत नहीं बदलती। जांच एजेंसियां कमजोर हैं, पारदर्शिता दिखावती है और नैतिक नियम ढीले हैं। हर घोटाले में वही पुराने कारोबारी चेहरे लौट आते हैं और फिर इस्तीफों या भाषणों से बात खत्म मान ली जाती है। रिपोर्ट बताती है कि 2025 के आंकड़ों के मुताबिक 57% स्पेनिश नागरिक मानते हैं कि राजनेता ही फेक न्यूज और राजनीतिक गड़बड़ी के सबसे बड़े स्रोत हैं। ये वैश्विक औसत से 10% ज्यादा है, यानी जनता का भरोसा लगातार गिर रहा है। लेख 2 टूक कहता है, अब महज माफी और चेहरों की अदला बदली से कुछ नहीं बदलेगा। अगर वाकई सुधार चाहिए तो स्वतंत्र निगरानी संस्थाएं, पारदर्शिता के सख्त कानून और जवाबदेही की ठोस व्यवस्था बनानी होगी, वरना ये घोटाला आखिरी नहीं होगा, बस अगले घोटाले से पहले एक और अध्याय बनकर रह जाएगा और तब शायद जनता का भरोसा जो पहले ही डगमगा चुका है फिर कभी ना लौटे। अब बात करते हैं चीन के अखबार पीपल्स डेली में छपे उस लेख की जो मौजूदा वैश्विक तनावों के बीच चीन और मध्य एशिया के बीच उभरते एक मजबूत, शांतिपूर्ण और भरोसेमंद रिश्ते को एक मिसाल की तरह पेश करता है। लेख में बताया गया है कि 17 जून को कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में दूसरा चीन मध्य एशिया शिखर सम्मेलन हुआ, जहां चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीन मध्य एशिया स्प्रिट का जिक्र किया, जिसका मतलब है आपसी सम्मान, भरोसा, सहयोग और साझा विकास की भावना के साथ आगे बढ़ना। लेख इस बात पर जोर देता है कि चीन और मध्य एशिया के 5 देश कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान अब केवल व्यापार या रणनीति में साझेदार नहीं, बल्कि गहरे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों से जुड़े भरोसेमंद मित्र बन गए हैं। इस सम्मेलन में 2 बड़े समझौते सामने आए, अस्ताना डिक्लेरेशन और हमेशा के लिए पड़ोसी और मित्र नाम की संधि। इनके जरिए चीन और इन देशों ने साफ कर दिया कि उनका रिश्ता दिखावे पर नहीं, ठोस उपलब्धियों और आपसी भरोसे पर आधारित है।
लेख में यह भी बताया गया है कि ऐसे समय में जब पश्चिमी देशों के बीच अविश्वास और मतभेद बढ़ रहे हैं, चीन और मध्य एशिया का सहयोग एक शांतिपूर्ण मॉडल बन सकता है, जो विकासशील देशों के लिए ग्लोबल साउथ पार्टनरशिप का उदाहरण हो सकता है। पीपल्स डेली ये भी बताता है कि पिछले 2 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा, स्वास्थ्य और डिजिटल कनेक्टिविटी जैसे क्षेत्रों में बड़ी प्रगति हुई है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने संबोधन में कहा कि दुनिया को टकराव या जंगल के कानून की ओर नहीं, बल्कि मानवता के साझा भविष्य की दिशा में बढ़ना चाहिए, और चीन मध्य एशिया साझेदारी इसकी मिसाल है। अब बात करते हैं पाकिस्तान के अखबार डॉन में छपे एक बेहद तीखे लेख की, जिसमें पूर्व राजदूत अशरफ जहांगीर काजी ने पाकिस्तान सरकार द्वारा डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए समर्थन देने पर गहरी आपत्ति जताई है। उनका सीधा सवाल है, क्या जिस नेता ने खुद युद्ध की आग भड़काई हो उसे शांति का इनाम मिलना चाहिए? लेख के अनुसार ट्रंप वो नेता हैं जिन्होंने ईरान पर बमबारी की, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की खुली अवहेलना की और इजराइल को एक और मुस्लिम देश पर हमले के लिए खुला समर्थन दिया। ऐसे व्यक्ति को शांति का प्रतीक बताना न सिर्फ नैतिक पतन है, बल्कि पाकिस्तान की अपनी विदेश नीति, संप्रभुता और आत्मसम्मान पर भी बड़ा सवाल खड़ा करता है। लेख में यह भी याद दिलाया गया है कि ईरान, जिसने कश्मीर और भारत पाक संघर्ष के दौरान हमेशा पाकिस्तान का समर्थन किया, अब जब खुद हमले का शिकार बना है तो पाकिस्तान ने चुपचाप ट्रंप को समर्थन देकर अपने पुराने सहयोगी को ही ठुकरा दिया। ये सिर्फ दोस्ती की नहीं, भरोसे की भी गहरी चोट है। लेख में यह भी तर्क आता है कि ट्रंप और इजराइल की रणनीति अमेरिका की रीजनल रीऑर्डर योजना का हिस्सा है, जिसका मकसद मुस्लिम देशों को आपस में उलझाकर चीन को अलग थलग करना है। ऐसे में पाकिस्तान का इस खेल में शरीक होना उसकी वैश्विक छवि के लिए खतरा बन सकता है। लेखक जुल्फिकार अली भुट्टो की बात याद दिलाते हैं, छोटे देशों को अपनी ताकत नहीं, नैतिकता और अंतर्राष्ट्रीय कानून की रक्षा करनी चाहिए। ऐसे में ट्रंप जैसे व्यक्ति, जिन्होंने आईसीसी को धमकी दी, अमेरिका के युद्ध अपराधों पर पर्दा डाला, उन्हें इनाम देना इतिहास से खिलवाड़ होगा। क्योंकि अगर पाकिस्तान अमेरिका इजराइल के खेल का हिस्सा बनता दिखा तो चीन की नाराजगी और दूरी तय है। लेख का निष्कर्ष साफ है, शांति पुरस्कार उन लोगों को मिलना चाहिए जो शांति लाएं, ना कि युद्ध और बमबारी की राजनीति करें। अगर पाकिस्तान ने आज नैतिक चुप्पी साध ली तो कल इतिहास उससे सवाल जरूर पूछेगा। अब बात एक ऐसी रिपोर्ट की जिससे से खबर नहीं, बल्कि हर घर, हर माता पिता के सोचने का विषय है। बीबीसी हिंदी की विशेष रिपोर्ट, कम नंबर, भारी पिटाई और एक बेटी की मौत, जब पढ़ाई जानलेवा बन जाए। महाराष्ट्र के सांगली में 12वीं की छात्रा साधना भोसले, जो मेडिकल की तैयारी कर रही थी, अपने ही पिता की पिटाई से मारी गई, बस इसलिए कि वो नीट के मॉक टेस्ट में कम नंबर लाई थी। उसने कहा, आप भी तो कलेक्टर नहीं बन पाए। और यही बात पिता को इतनी चुभी कि उन्होंने अपनी नाकामयाबी का गुस्सा उस बेटी पर निकाल दिया, जिसकी जिंदगी उन्हीं के हाथों खत्म हो गई। बीबीसी इस रिपोर्ट के जरिए सवाल उठाता है, क्या पढ़ाई अब सपनों का जरिया है या एक दबाव? क्या बच्चों को सिर्फ इन्वेस्टमेंट समझना ठीक है? क्या नंबर ही काबिलियत की इकलौती पहचान है? लेख बताता है कि कैसे कोचिंग कल्चर, अपेक्षाओं का बोझ और संवादहीनता बच्चों को उस मोड़ पर ला रही है जहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं बचती। विशेषज्ञों का कहना है, बच्चों को अपना सपना चुनने और कभी कभी हारने की भी आजादी चाहिए। नंबर जरूरी हैं, लेकिन उनसे ज्यादा जरूरी है समझ, भरोसा और वो माहौल जहां असफलता से रिश्ते टूटे नहीं। ये रिपोर्ट हमें याद दिलाती है कि पढ़ाई तभी तक सही है जब तक वो बच्चों की रीढ़ बने, लेकिन जब वो उनकी सांसें तोड़ने लगे तो शिक्षा नहीं, शोषण है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.